प्यारे साथियों सभी को नमस्कार। आज हमारी जो वीडियो रहेगी ये एचएसएससी की जो हमने पेपरों की सीरीज शुरू की है उसमें 8वीं ये वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो आ चुकी हैं। उन सातों वीडियो का अगर जिसने नहीं देखा है तो मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दे दिया है, एक बार उनको जरूर देख लेना। जो आज पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाई मंजीत सिवाल को देख रहा है और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जीके बाई मंजीत सिवाल नाम से मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें। उस पर मैंने बहुत सारी पीडीएफ डाल दी है और आगे भी पीडीएफ मैं उसी के ऊपर डालता रहूँगा। चलो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम जिस पेपर को सोल्व करने वाले हैं 27 फरवरी 2020 को एचएससीसी ने जो पेपर लिया था उसमें इवनिंग सेशन को जो पेपर हुआ था जूनियर सिस्टम इंजीनियर का जो पेपर हुआ था उस पेपर में हम हिंदी नेशनल जीके और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन उनको सोल्व करेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। और पर्यायवाची शब्द दे रखा है झंडा। इस झंडा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो झंडा का पर्यायवाची शब्द होता है पताका, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। झंडा के अन्य भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे केतु, ध्वज, ध्वजा, निशान, ये सभी भी झंडे के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द का सही चयन कीजिए और शब्द दे रखा है लाभ। इस लाभ का विलोम शब्द बताना है, यानी लाभ का विपरीत बताना है। तो लाभ का विपरीत होगा हानि, ऑप्शन सी में दे रखा है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का सही चयन कीजिए। तो इस मुहावरे का बिल्कुल सही जो अर्थ निकलता है वो है बिल्कुल पहला ऑप्शन में दे रखा है घबरा जाना, यानी चेहरे की हवाइयां उड़ना मतलब घबरा जाना। अगला क्वेश्चन है विद्वानों एक वचन शब्द का सही चयन कीजिए। यानी विद्वानों एक शब्द है, इसका एक वचन शब्द बताना है कौन सा होगा। तो विद्वान का एक वचन शब्द, विद्वानों का एक वचन शब्द जो होगा वो होगा विद्वान, ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है रेखांकित शब्द का बहुवचन सुने। और रेखांकित शब्द जो कर रखा है मैंने ये कर दिया बालिका। तो इस बालिका शब्द का रेखांकित शब्द जो है वो इसको बताना है। तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? इसका बहुवचन बनेगा बालिकाएं लिख रही हैं, ऑप्शन ए में दे रखा है। तो बालिका का बहुवचन बन जाएगा बालिका और लिख रही है ये एज इट आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार जो चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध जो चल रहा था, उस समय ब्रिटेन के अंदर जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विंसेंट चर्चिल। और विंसेंट चर्चिल जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 के अंदर, तो ब्रिटेन के अंदर नए चुनाव हुए और नए चुनाव के अंदर जो नया प्रधानमंत्री बना था वो बना था क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली भारत की आजादी के समय भी प्रधानमंत्री थे और क्लीमेंट एटली का संबंध जो था वो लेबर पार्टी से है। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया कि प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली कौन सी पार्टी से थे? तो एक लेबर पार्टी से थे। ध्यान रखेंगे लेबर पार्टी को हिंदी में कहा जाता श्रमिक दल, तो ये श्रमिक दल से थे। क्लीमेंट एटली जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने जो अपने कैबिनेट का विस्तार किया था उसी कैबिनेट के विस्तार में से 3 मंत्रियों को भारत भेज दिया गया। वो तीनों के तीनों मंत्री क्लीमेंट एटली की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए उन व्यक्तियों को जब भारत भेजा गया तो उस पूरे प्लान को, पूरे मिशन को नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन योजना। उसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था और उसी संविधान सभा ने भारत का जो वर्तमान में संविधान है इस संविधान को निर्मित किया था। तो संविधान का निर्माण करने के लिए जो कैबिनेट मिशन भेजा था वो भी क्लीमेंट एटली की सरकार के द्वारा ही भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है डैश भारतीय अमेरिकी हैं जिन्होंने 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार साझा किया है। तो भारतीय अमेरिकी हैं, इसका मतलब है कि भारत के अमेरिकी जिसको 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो उनका नाम है ऑप्शन बी अभिजीत बनर्जी। एक और नजर डालते हैं हम नोबेल पुरस्कारों पर। नोबेल जो पुरस्कार हैं ये अल्फ्रेड नोबेल एक व्यक्ति थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। उस डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, उन्हीं की याद के अंदर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार जो हैं ये 1901 से देने शुरू कर दिए थे।
पहला जो भारत का कोई भी व्यक्ति जिसको मतलब नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए मिला था, यानी गीतांजलि के लिए इनको मिला था, पहला भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनका संबंध साहित्य से था, क्योंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, ये लिटरेचर से इनका संबंध था, और नोबेल पुरस्कार इनको साहित्य के अंदर मिला था। अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार देने की जो शुरुआत की गई थी, वो 1968 में देने की शुरुआत की गई थी, लेकिन दिया नहीं गया था। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के अंदर पहली बार नोबेल पुरस्कार जिस भी व्यक्ति को मिला था, 1969 में मिला था। शुरुआत तो कर दी थी 1968 से, लेकिन 1968 में किसी को नहीं मिला था। तो पहली बार नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के अंदर दिया गया था, 1969 के अंदर दिया गया था। पहला भारतीय जिसको अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1998 में मिला था अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में क्या मिला था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। 2019 के अंदर 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। एक व्यक्ति तो अभिजीत बनर्जी जो भारतीय मूल के हैं, और 2 और व्यक्ति थे, जिनमें से एक व्यक्ति का नाम था स्थिर डुफ्लो जो हैं, और दूसरे व्यक्ति का नाम था माइकल क्रेमर। इन दोनों व्यक्तियों को अभिजीत बनर्जी के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। यानी 2019 के अंदर शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला था। अब एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि नोबेल पुरस्कार हमेशा और हमेशा 10 दिसंबर को ही दिए जाते हैं। इनकी अनाउंसमेंट पहले कर दी जाती है, और वितरण जो होता है ये 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछी थी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी के बारे में हम जरूर फैक्ट जानेंगे कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है, ये कहां से ओरिजिनेट होती है। तो गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के अंदर नासिक जनपद है। उस नासिक जनपद में त्र्यंबक नामक एक स्थान है, या त्र्यंबक नामक एक पहाड़ी है, और उसी पहाड़ी की एक चोटी है जिसका नाम कलशुबाई है। उस कलशुबाई चोटी से निकलती है, और 1465 किलोमीटर ये बहती है। और 1465 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आंध्र प्रदेश में एक जिले का नाम है अमलापुरम। उस अमलापुरम जिले के निकट ही बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। इस नदी के ऊपर आंध्र प्रदेश के अंदर एक परियोजना बनाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 के अंदर ये लगातार थोड़ी चर्चा के अंदर रही थी। उस परियोजना का नाम है पोलावरम परियोजना। तो पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई गई है, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर बनाई गई है। पश्चिमी गोदावरी जो जिले का नाम है उसमें बनाई गई है, और पोलावरम भी एक जगह का नाम है। तो इसका विकास वहां पर किया जा रहा है। आयु के अंदर देखें, आकार के अंदर देखें, और लंबाई के हिसाब से भी इस गोदावरी नदी को जो है ये वृद्ध गंगा भी कहा जाता है इसे, और दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद ने हाल ही में एसपीजी संशोधन विधेयक पारित किया है। एसपीजी का असंक्षिप्त रूप क्या है? यानी एसपीजी जो एब्रिविएशन में दे रखा, संक्षिप्त में दे रखा है, इसका असंक्षिप्त रूप क्या बनेगा, यानी फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो इसकी फुल फॉर्म जो बनेगी वो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो ऑप्शन डी के अंदर देखा है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो एसपीजी के बारे में हम जरूर जानेंगे। एसपीजी जो विधेयक 2019 के अंदर जो लाया गया था वो पारित हो चुका है संसद के द्वारा, राष्ट्रपति ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। और क्यों विधेयक लाया गया था? क्योंकि प्रधानमंत्री अगर कोई व्यक्ति बनता था, तो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया तो उसको एसपीजी की प्रोटेक्शन दी जाती थी। और जब वो प्रधानमंत्री पद से हट जाता था तो उसको काफी समय तक, यानी अब तक वर्तमान के अंदर कोई पहले प्रधानमंत्री बन चुके थे उनको या उनके परिवार को एसपीजी की जो प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, इसकी वो सुरक्षा दी जाती थी। लेकिन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो संसद में प्रस्ताव रखवाया गया था, वो इसलिए रखवाया गया था कि कोई प्रधानमंत्री अगर बन जाता है तो बनने के बाद अगर वो प्रधानमंत्री पद से जिस दिन हटता है, तो हटने के अब 5 साल तक ही उसको एसपीजी की सुरक्षा दी जाएगी। 5 साल के बाद उससे एसपीजी की सुरक्षा जो है वो वापस ले ली जाएगी। और जब ये प्रस्ताव संसद में रखा था, तो संसद के दोनों ही सदन में कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया था, विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि गांधी परिवार को अब तक एसपीजी जो है इसकी सुरक्षा दी जा रही थी, और जबकि गांधी परिवार से कोई भी वर्तमान के अंदर प्रधानमंत्री नहीं है। जो भी प्रधानमंत्री रहा था उसको बहुत साल हो चुके हैं, तो इसलिए एसपीजी का जो अभी
संशोधन आया था उसको लेकर ये थोड़ा सा बवाल मचा था, इसलिए इंपॉर्टेंट था और पेपर के अंदर तभी पूछ लिया गया। एसपीजी जो है ये 30 मार्च 1985 के अंदर इसका फॉर्मेशन किया गया था, और एक्ट जो हमारी संसद ने पारित करके बनाया था वो 1988 में एसपीजी एक्ट बना दिया था। एसपीजी के वर्तमान के अंदर जो डायरेक्टर हैं अरुण कुमार सिन्हा इसके डायरेक्टर हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस डैश को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है ये प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर। और 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है? यूएन के द्वारा मनाया जाता है, और यूएन 1948 से इसको मनाती आ रही थी। अगला क्वेश्चन है तराइन की पहली लड़ाई में किसकी हार हुई थी? अब एक बात ध्यान रखना, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये तराइन की लड़ाई पहली किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई आता है। और जब एसएससी का जिक्र आ जाता है तो इस तराइन के स्थान पे कई बार वो त्रोरी नाम दे देता है, कई बार वो त्रावरी दे देता है, तो तरारी भी दे देता है, त्रावड़ी दे देता है, त्रोरी दे देता है, तराइन तो है ही है। तो हिस्ट्री के अंदर ये तराइन मिलता है, और एचएसएससी की कई बार एग्जाम के अंदर ये त्रोरी नाम से भी पूछा जा चुका है। तो तराइन की जो पहला लड़ाई हुई थी वो 1191 में हुई थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुई थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि तराइन की पहली लड़ाई में किसकी हार हुई थी? तो मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध शुरू हुआ था अगले साल 1192 में। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया था। पहले युद्ध में तो मोहम्मद गोरी हारा था, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। 1215 के अंदर जब दिल्ली सल्तनत शुरू हो चुकी थी, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर इल्तुतमिश एक शासक हुआ था जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। तो इल्तुतमिश ने 1215 के अंदर एक एल्दोजा करके एक कोई शासक था, उस एल कुबाचा और एल्दोजा था, एल्दोजा को भी तराइन के मैदान में पराजित किया था 1215 के अंदर। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, BIOS का संक्षिप्त रूप क्या है? तो BIOS का संक्षिप्त रूप है बेसिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया प्रबंधन का हिस्सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी प्रक्रिया को मेमोरी असाइन करना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वीडियो कार्ड के बारे में सत्य नहीं है? तो वीडियो कार्ड के बारे में जो सत्य नहीं है वो है वीडियो कार्ड छवियों के आउटपुट को बढ़ाता है, लेकिन वीडियो थ्रूपुट को गति प्रदान नहीं करता। इसका मतलब ऑप्शन सी जो दे रखा है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश एक मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो टीसीपी आईपी कनेक्शन के द्वारा इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा एफटीपी, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिस्टम सुरक्षा में डीएसी का क्या अर्थ है? तो डीएसी का जो अर्थ है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर में एक क्लासिकल एक्सेस प्रवर्तन तंत्र है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो हो जाएगा वो रेफरेंस मॉनिटर, जो कि ऑप्शन ए में ही दे रखा है, रेफरेंस मॉनिटर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश प्रणाली में उपयोगकर्ता द्वारा सिस्टम में लॉगिन करने की कोशिश करने पर हर बार एक अद्वितीय पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला पासवर्ड, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सी। पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, यूनिक्स या लिनक्स में डैश कमांड और सिस्टम कॉल है जिसका उपयोग फाइल डायरेक्टरी की एक्सेस अनुमतियों को बदलने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा वो रहेगा पहला ही उत्तर CHMOD। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है झूठे पते से प्राप्त अनचाही ईमेल को आप क्या कहते हैं? तो इस झूठे ईमेल जो प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं स्पैम ईमेल, स्पैम, बी। कई बार आपने यूट्यूब पे देखा होगा आपके कमेंट पे कोई ऐसा कमेंट कर देता तो आप क्या करते हैं? स्पैम में जाके उससे छुटकारा पा लेते हैं। डैश एक प्रोग्राम है जो बिना मालिक की स्वीकृति के बिना कंप्यूटरों में घुसपैठ करने और क्षति पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा मालवेयर, ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर वायरस नहीं है?
तो कंप्यूटर वायरस नहीं है, कैप्रीपॉक्स जो है ये कंप्यूटर वायरस नहीं है, जो पहला ही ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, अदृश्य डिजिटल हस्ताक्षर वाले दस्तावेजों में डैश रिबन का एक दृश्य संकेत है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा नीला, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, डैश एक कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड है जिसे ASCII कहा जाता है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? इसकी फुल फॉर्म बनेगी अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर जो भी होगा ऑप्शन सी दे रखा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है? तो लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, ऑप्शन सी जो है XDRD जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनपुट प्रीदिए उपकरण है? तो इनका प्रीदिए उपकरण जो है वो स्कैनर है। मोडेम एक बहुत ही लोकप्रिय कंप्यूटर प्रीदिए को खालिस्तान डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो भी होगा ऑप्शन सी है, इनपुट हो या फिर आउटपुट। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन डिबगिंग टूल नहीं है? तो डिबगिंग टूल नहीं पूछा था, तो ऑप्शन डी में दे रखा है GEANY, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंटीवायरस डैश से कंप्यूटर की सुरक्षा नहीं करता है, यानी बिजली की विफलता इससे मतलब सुरक्षा नहीं करता है। एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो सुरक्षा नियमों के आधार पर यातायात और फिल्टर नेटवर्क यातायात की निगरानी करता है, डैश है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी पहला आ जाएगा, फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्कैन में से स्कैन करने में सबसे अधिकतम समय कौन सा लेता है? तो वो लेता है पूर्ण स्कैन जो है सबसे अधिकतम समय लेता है, यानी ऑप्शन ए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डैश सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर अंतिम उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो बनेगा पहला ही ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोबोटिक्स डैश एप्लीकेशन का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए के अंदर ही दे रखा है सिमुलियन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है डैश शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा कीनोट्स, जो ऑप्शन डी में दे रखा है कीनोट्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी प्रकार से एसएससी के जो पेपर हुए थे उनकी सीरीज ऐसे ही करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।